तो दोस्तों, पीनाक सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए जल्दी से जल्दी मैं लेकर आ चुका हूँ पीनाक पार्ट 3 को। साथ ही साथ मैंने इंसीडियस के पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पीनाक के पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देख लेना, अदरवाइज आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। और चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि आपको पीनाक सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत ऑड के एक डरावने सपने से होती है। सपने में वो देखता है कि एक आदमी अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही विशाल और खतरनाक नाग पड़ गया था, यानी कि सांप था। वो नाग अब कुछ ही पलों में उस आदमी तक पहुंच जाता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। इसी के साथ अचानक से ऑड की नींद टूट जाती है। नींद से उठते ही उसकी नजर सबसे पहले अपने एंकलेट पर जाती है। और हाँ, ये वाली कहानी जो है वो कंगन पर बेस्ड नहीं है बल्कि एंकलेट पर बेस्ड है। अब आखिरी मूवी में ऑड ने वो अपने हाथ में ले रखा था, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कंगन होगा, लेकिन ये एंकलेट है। और असल में ये वही श्रापित एंकलेट होता है जिसको ऑड ने असल में अपने पिछले जन्म में उसके असली मालिक से चुरा लिया था। और अब किस्मत से यही एंकलेट वापस उसके पास था। लेकिन ये कोई आम एंकलेट नहीं था, इसके साथ एक खतरनाक कर्स भी जुड़ा हुआ था। और धीरे धीरे उस कर्स का असर ऑड के शरीर पर दिख भी रहा होता है। उसके पूरे बदन पर अजीब से घाव उभरने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन उतर रही हो और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रहे थे। ये साफ इशारा था कि टेम्पल में एक नई शैतानी शक्ति आ चुकी थी जो कि अपना चोरी हुआ एंकलेट वापस लेने आई है। और उसके आते ही हर तरफ उस एंकलेट की अजीब सी खनक सुनाई देने लगती है। दूसरी ओर बलून और फर्स्ट की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर मोंकहुड छोड़ दिया था। वो दोनों अब मिस्टर तो के मैनेजर बन गए थे क्योंकि मिस्टर तो ने भी मोंकहुड छोड़ दिया है। और मिस्टर तो पहले से भी ज्यादा मशहूर कोरियन सिंगर बन चुका था। एक दिन वो अपने हेलीकॉप्टर से एक बड़े मॉल में अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचते ही फैंस और रिपोर्टर्स की इतनी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है कि सिक्योरिटी भी उनको संभाल नहीं पाती। हालात इतने खराब हो गए थे कि मिस्टर तो, बलून और फर्स्ट को वहां से भागकर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। बाहर रोड पर फैंस उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिस कार में बैठकर उनको वहां से निकलना था उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि अब वो पूरी तरह भीड़ के बीच फंस चुके थे। लेकिन तभी वहां पर पम नाम का एक यूट्यूबर आ जाता है जो कि मिस्टर तो का बहुत ही बड़ा फैन था। वो तुरंत ही अपनी वैन लेकर उनकी हेल्प करता है और सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लेता है। अब इसके बाद ये सभी सीधा ही टेम्पल पहुंचते हैं क्योंकि नॉट और ऑड का ऑर्डिनेशन उनको अटेंड करना था। अब टेम्पल पहुंचते ही उनकी मुलाकात होती है लोंग लुंग से, जो कि उनको बताते हैं कि नोंग ने अब मोंकहुड छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि आखिरी मूवी के अंदर नोंग की एक्स गर्लफ्रेंड अपने बच्चे के साथ आ गई थी, तो उसी चक्कर में नोंग ने मोंकहुड छोड़ दिया था और अब वो इंडिया चला गया था उसके साथ में। वो बताते हैं कि अब नोंग के जाने के बाद में वही गुरुकुल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फर्स्ट की नजर वहां पर बैठे हुए एक शिष्य पर जाती है जिसका नाम था फलहान। फर्स्ट उससे ऑड और नॉट के बारे में पूछता है, तब जाकर वो ये बताता है कि नॉट और ऑड का ऑर्डिनेशन यानी कि मॉन्क बनने की सेरेमनी को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि ऑड की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। और हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था। ये सुनकर सभी तुरंत ही ऑड से मिलने निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक छोटे शिष्य से होती है जिसका नाम था नामनुआ। उसके माता पिता का तलाक हो चुका था और उसके पिता उन्हें छोड़कर किसी और शहर चले गए थे और उसकी माँ ने उसे टेम्पल भेज दिया था ताकि वो मॉन्क बन जाए। नामनुआ काफी शरारती लड़का था और आते ही वो बलून और फर्स्ट को परेशान करने लगता है। जब दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भागकर सीधा ही नॉट के पास पहुंच जाता है और वहीं पर ऑड भी मौजूद था। उसे देखकर बलून मजाक में कहता है कि इसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बीमार है। लेकिन अगले ही पल ऑड अपनी शर्ट को उतार देता है और अपना शरीर सबको दिखाता है। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पूरे बदन पर घाव पहले से भी ज्यादा फैल चुके थे और उसके कंधे पर भी कर्स के निशान उभर आए थे। अब सभी लोग बहुत ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, जिसके बाद ऑड उनको उसी कर्स्ड एंकलेट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब से उसको ये एंकलेट मिला है तब से उसे हर रात डरावने सपने आते हैं और पिछले 1 महीने से उसके शरीर के घाव लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये सब सुनकर मिस्टर तो भी काफी परेशान हो जाता है। तब लोंग लुंग जो होते हैं उनको एक पुरानी परंपरा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनेशन से पहले हर शिष्य यानी कि हर एक नाक को एक पवित्र एंकलेट पहनाया जाता है। नाक वो होता है जो कि नोवाइस होते हैं वहां पर, यानी कि जो मॉन्क बनने आते हैं। दरअसल ये एंकलेट पहनाने की परंपरा उस टेम्पल के बनने के समय से चली आ रही थी। लेकिन तभी पम उस एंकलेट की अपनी कैमरे में तस्वीर लेता है। तस्वीर को ध्यान से देखने पर उसको एक बहुत ही अजीब बात नजर आती है। एंकलेट के अंदर की तरफ कुछ प्राचीन भाषा में लिखा गया था। सभी लोग उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब नॉट टेम्पल से कुछ प्राचीन किताबें निकाल कर लेकर आता है। सभी मिलकर उस भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं।
काफी देर मेहनत करने के बाद वो लोग उसका सिर्फ थोड़ा सा मतलब समझ पाते हैं, क्योंकि उस एंकलेट पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया था, बल्कि वहां पर सिर्फ आधा हिस्सा मौजूद था। और तब जाकर उनको एहसास होता है कि शायद से बाकी आधा सेंटेंस किसी दूसरे एंकलेट पर लिखा गया होगा, यानी कि ये दोनों ही एंकलेट असल में जोड़ी में थे। जिसके बाद सभी ऑड से दूसरे एंकलेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑड ये बताता है कि उसने कई बार उस दूसरे एंकलेट को ढूंढने की कोशिश करी थी, पर वो कभी नहीं मिला। तब नॉट को एक बात याद आती है। वो बताता है कि उसके दोस्त किड्डे के अंकल एक ऐसे टेम्पल में जा चुके हैं जहाँ पर ऑर्डिनेशन से पहले शिष्यों को इसी तरह के एंकलेट पहनाए जाते थे। इसलिए नॉट और ऑड फैसला करते हैं कि वो उस टेम्पल में जाकर इस एंकलेट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये सुनकर मिस्टर तो भी उनके साथ चलने की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी मैनेजर तुरंत मना करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी किसी अनजान मुसीबत में फंस जाए। लेकिन मिस्टर तो किसी तरह उसको मना लेता है और सब अगले ही दिन उस टेम्पल में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। दरअसल जब सभी लोग लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी अचानक ऑड को बहुत ही तेज तकलीफ होने लगती है। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगता है और सब लोग उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच पम्पम की नजर कमरे के कोने में जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वहां पर एक भयानक शैतान खड़ा हुआ था। पम्पम डरते हुए सबको उसकी तरफ इशारा करता है और जैसे ही बाकी लोग उस आत्मा को देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। सभी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान किसी को भी कमरे से बाहर जाने नहीं देता और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है, जिसने भी मेरी कोई भी चीज चुराई है उसको खत्म होना होगा। तभी नॉट की नजर उस शैतान के पैर पर जाती है और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पैर में बिल्कुल वैसा ही दूसरा एंकलेट था जैसा कि यहाँ पर ऑड के पास था। यानी कि जिस एंकलेट को वो लोग ढूंढ रहे थे वो इसी शैतान के पास है। लेकिन अगले ही पल वो शैतान नॉट को हवा में उठा लेता है और एक बात और समझ में आती है कि शायद से ये वाला एंकलेट जो ऑड के पास में है वो पक्का इसी शैतान का रहा होगा। खैर वो उसको जोर से दूर फेंक देता है और उसके बाद वो नॉट को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बलून और फर्स्ट वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब ये सब देखकर ऑड खुद ही उस शैतान के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर उसे उसका एंकलेट वापस चाहिए तो वो आकर ले ले। लेकिन वो शैतान गुस्से में जवाब देता है कि सिर्फ ऑड नहीं बल्कि उन चारों ने मिलकर उसका ये एंकलेट चुराया था और अब उन चारों की मौत निश्चित है। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तब मिस्टर तो एक छोटी सी लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति लेकर उसके सामने आ जाता है। उस मूर्ति में लॉर्ड बुद्ध के ऊपर नाग राजा अपना फन फैलाकर उनकी रक्षा कर रहा था। अब जैसे ही वो मूर्ति शैतान के सामने आती है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है और शायद से लॉर्ड बुद्ध की दिव्य शक्ति से डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। मौका देखकर बलून, फर्स्ट, ऑड और नॉट और बाकी सब भी वहां से निकल आते हैं और टेम्पल के उस कमरे में जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर हर तरफ सिर्फ लॉर्ड बुद्ध की मूर्तियां ही मूर्तियां रखी गई थी। अगली सुबह होते ही पम्पम ने एक फैसला कर लिया था कि उसे इस टेम्पल से हर हाल में भागना था। कल रात को जो उसने देखा उसके बाद उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, बलून और फर्स्ट उसको रोक देते हैं। वो उसको याद दिलवाते हैं कि उस शैतान ने साफ कहा था कि वो उन 4 लोगों को खत्म कर देगा। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो 4 लोग आखिर थे कौन, क्योंकि कल रात उस कमरे में 4 से कई ज्यादा लोग मौजूद थे। अगर पम्पम भी उन 4 लोगों में से हुआ तो टेम्पल के बाहर कदम रखते ही वो भी खत्म हो जाएगा। ये बात सुनते ही पम्पम के पैर वहीं जम जाते हैं और उसने वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी टेम्पल में पुलिस पहुंच जाती है। एक ऑफिसर बताता है कि नदी किनारे एक कोरियन महिला की लाश मिली है। इतना सुनते ही मिस्टर तो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बलून और फर्स्ट के साथ तुरंत वहां पहुंचता है और उनका सबसे बड़ा डर सच साबित होता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर तो के मैनेजर की थी। मिस्टर तो अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो ऑड का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है और इसी के साथ सबने दूसरे टेम्पल जाकर एंकलेट के राज जानने का फैसला कर लिया था। तो को ऑड की हेल्प करने से मना करते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों भी तो के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन जब वो पम्पम की वैन से जाने की तैयारी कर रहे थे, तब नामनुआ पहले ही वैन के अंदर जाकर बैठ गया था, क्योंकि वो भी उनके साथ जाने की जिद कर रहा था। लेकिन नॉट के थोड़ा समझाने के बाद वो ना आने के लिए मान जाता है और वैन में से उतर जाता है। लेकिन उसने लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति वैन में ही छोड़ दी थी। अब इसके बाद ये लोग उस टेम्पल के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि शहर में लोग उनकी वैन की तस्वीर ले रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद से वो मिस्टर तो के फैंस होंगे और उनकी वो फोटोज ले रहे हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही था। असल में उनकी नजर से छुपकर वैन की छत पर कोई और नहीं बल्कि नामनुआ बैठा हुआ था। उसको देखते ही सब तुरंत वैन रोक देते हैं और पहले तो वो लोग उसको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उसके इतने जिद करने के बाद वो आखिरकार अपने साथ उससे बैठाकर सफर को दोबारा शुरू करते हैं। अब सफर के दौरान ऑड को एक और अजीब सपना आता है। सपने के अंदर वो और नॉट किसी अनजान खतरे से बचने के लिए एक नाव में जान बचाकर भाग रहे थे। अब उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो सपने के राज को समझ पाता, ऑड की आंख खुल जाती है। तभी नॉट के फोन पर उसके दोस्त
किड्डे का कॉल आता है, लेकिन इस कॉल में एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। वो बताता है कि उसके अंकल खत्म हो चुके हैं और ये सुनते ही सब लोग सीधे किड्डे के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता लगता है कि जिस प्राचीन टेम्पल को वो ढूंढ रहे हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किड्डे के अंकल के फोन में सेव्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फोन अब किसी जिंदा इंसान के पास नहीं था, क्योंकि किड्डे के अंकल को अपनी हर चीज से बहुत लगाव था और इसलिए उनकी पत्नी ने उनका फोन और सारा सामान उनकी लाश के साथ ही कॉफिन में रख दिया। अब मजबूरी में बलून और फर्स्ट को कॉफिन के पास जाकर फोन निकालना पड़ता है। दोनों चुपके से कॉफिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फोन निकालने वाले होते हैं एक बुजुर्ग आदमी उनको रोक देता है कि वो लोग कौन है। अब सिचुएशन को संभालने के लिए बलून और फर्स्ट तुरंत ही झूठ बोल देते हैं कि वो अपने पिता को आखिरी बार देखने आए हैं। उनकी बात मानकर वो बुजुर्ग वहां से चला जाता है। अब जैसे ही बलून फोन को उठाने की कोशिश करता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा कॉफिन के अंदर गिर पड़ता है। खैर इसके बाद दोनों किसी तरह फोन हासिल करते हैं और फोन का लॉक खोलने के लिए वो खत्म हो चुके अंकल की आंखों से ही फेस अनलॉक करा देते हैं। फोन अनलॉक होते ही दोनों बिना एक सेकंड गवाए वहां से भाग निकलते हैं, सीधे अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग तुरंत वैन में बैठकर उस जगह पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में फोन चेक करने पर उनको आखिरकार उस प्राचीन टेम्पल की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी। अब उनको लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी है, लेकिन असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। वैन असल में जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही होती है कि अचानक सबको एहसास होता है कि जैसे गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हो। अगले ही पल वही श्रापित शैतान अचानक से वैन के बिल्कुल सामने आकर उनका रास्ता काट देता है। उसे देखते ही पम बुरी तरह घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ गया था। स्टीयरिंग जो होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वैन सीधा रोड छोड़कर नीचे खेत में उतर जाती है और अगले ही पल वैन एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है। वैन अब बुरी तरह से पेड़ से टकरा चुकी थी और आगे का सफर गाड़ी से करना नामुमकिन था, इसलिए सभी मजबूरन पैदल ही जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन तभी ऑड अचानक रुक जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, सीने में घुटन होने लगती है। ऑड के मुंह से खून की उल्टी होती है और वो भी खून लाल नहीं था बल्कि काला था। ये देखते ही सब समझ जाते हैं कि कर्स अब ऑड के शरीर में और भी गहरा हो गया था और ऑड को वो शैतान काबू भी करने लगता है। अब जैसी ऑड अपने गले से वो सुरक्षा वाला ताबीज निकाल कर जमीन पर फेंकता है, वही श्रापित आत्मा तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाती है। एक ही झटके में वो ऑड को हवा में उठा लेती है और सबकी आंखों के सामने उसे घसीटते हुए जंगल के अंधेरों में ले जाती है। यानी कि अब तक ये ताबीज ही उसको सुरक्षित रख रहा था। सभी लोग घबराकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक ऑड उनसे काफी दूर जा चुका होता है। दूसरी ओर वो शैतान ऑड को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। वो उसके हाथ पैर तोड़ने की कोशिश करता है और उसे इतनी तकलीफ देता है कि ऑड दर्द से चीखने लगता है। कुछ ही देर के बाद में मिस्टर तो, नॉट, पम और नामनुआ आखिरकार ऑड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑड बिल्कुल शांत था और जैसे ही सब उसके करीब जाते हैं ऑड अचानक आंखें खोल लेता है। बिना कुछ सोचे समझे उन पर हमला करने लगता है। तब जाकर सबको समझ में आता है कि ऑड अब अपने होश में नहीं है और उसके शरीर पर उस शैतान ने पूरा कब्जा ले लिया था। सभी मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑड किसी को भी अपने पास आने नहीं देता। अब आखिरी उम्मीद लेकर नामनुआ लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति उसके सामने लेकर आता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ था। शैतान मूर्ति से काफी दूर खड़ा था और सिर्फ ऑड के शरीर को अपना हथियार बनाकर सब पर हमला कर रहा था, बेसिकली पपेट की तरह। अगले ही पल ऑड मूर्ति को नामनुआ के हाथ से गिरा देता है और उसका हाथ बुरी तरह तोड़ देता है। ये देखकर नॉट गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन ऑड उसको भी बुरी तरह पीटता है। सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था कि तभी पम को ऑड का गिरा हुआ ताबीज याद आता है। वो तुरंत ही ताबीज को नॉट की तरफ उछाल देता है और नॉट हवा में ही ताबीज को पकड़ लेता है और वो ताबीज की शक्ति के साथ ऑड के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारता है। एक ही वार में शैतान का कब्जा उससे टूट गया था और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सभी तुरंत उसके गले में दोबारा वही ताबीज पहना देते हैं और ताबीज वापस पहनते ही शैतान को पीछे हटना पड़ता है। अब मौका देखकर सभी लोग ऑड को लेकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब अगली सुबह जब ऑड को होश आता है तो सबसे पहले उसका हाथ अपने एंकलेट की तरफ जाता है, लेकिन एंकलेट वहां पर नहीं था। वो घबराकर हॉस्पिटल में उसको ढूंढने लगता है, यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी उसको एंकलेट की पड़ी हुई थी। अब नॉट उसे रोकता है और वो एंकलेट निकाल कर ऑड के हाथ में रख देता है। एंकलेट को देखते ही ऑड थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर ऑड सबकी तरफ देखकर शर्मिंदा हो जाता है और उन सबसे माफी मांगता है, क्योंकि शैतान के वश में आकर उसने अपने ही दोस्तों को चोट पहुंचाई थी और उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी वजह से नामनुआ का हाथ भी टूट गया और उसके दोस्तों को भी चोट आई। लेकिन उसके दोस्त उसको दोषी नहीं मानते। वो ऑड को समझाते हैं कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था और ये सब कुछ उस शैतान के कब्जे का असर था। आखिर में सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फैसला करते हैं कि अब इस कर्ज का सच वो जानकर ही रहेंगे। नामनुआ को अब हॉस्पिटल के अंदर ही रहने दिया जाता है और उसके घर वापस आने का इंतजाम
कर दिया जाता है। खैर इसके बाद सभी लोग एक जुगाड़ वाली गाड़ी लेकर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर के बाद में वो एक पुराने टेम्पल में पहुंचते हैं जहाँ एक मॉन्क से उस रहस्यमयी एंकलेट के बारे में पूछा जाता है। अब मॉन्क उनको अपने टेम्पल के एंकलेट को दिखाते हैं और उसका डिजाइन बिल्कुल ऑड के एंकलेट जैसा ही था, लेकिन एक बड़ी बात अलग थी, उन एंकलेट पर कोई भी प्राचीन लिखावट नहीं थी। तब किड्डे उन्हें उस पुराने टेम्पल के गेट की तस्वीर दिखाता है जो कि उसको मिली थी, और तस्वीर देखते ही वो बताते हैं कि ऐसा गेट सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, जो कि मिलेगा वॉत नाक निमित नाम के एक प्राचीन मंदिर के आगे, जो कि पहाड़ों के ऊपर था। मॉन्क उन्हें सख्त चेतावनी देते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। उनके हिसाब से वहां अब सिर्फ रेत ही रेत बची हुई थी, लेकिन ऑड हार मानने वालों में से नहीं था। वो सबको लेकर तुरंत ही वॉत नाक निमित की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गए थे। चारों तरफ वाकई में सन्नाटा था और ना कोई इंसान था, ना ही किसी जिंदगी का निशान। तभी ऑड को अचानक महसूस होता है कि वहां पर कोई और भी मौजूद है। वो तुरंत ही मिस्टर तो से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बिना कुछ सोचे रेगिस्तान के अंदर चल पड़ता है, और बाकी सब भी उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे ऑड आगे बढ़ता है उसके दिमाग में पिछले जन्म के विजन्स आने लगे थे, और तब वो यकीन के साथ कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर पिछले जन्म में एक आदमी नाक के पवित्र एंकलेट को चुराकर भागा था। ये सुनते ही सब लोग अलग अलग होकर कोने में सुराग ढूंढने लगते हैं। कोई बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे देख रहा था तो कोई रेत में कुछ निशान तलाश कर रहा था, लेकिन काफी देर तक किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर अचानक बलून और फर्स्ट की नजर रेत में दबे एक इंसानी कंकाल पर जाती है। उसको देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि कभी ना कभी यहाँ पर कोई तो जरूर आया था, और तभी उस कंकाल के बिल्कुल पास उनको एक और एंकलेट नजर आता है, बिल्कुल ऑड की ही एंकलेट जैसा था। दोनों डर के मारे उसको छूने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अगले ही पल नॉट आगे बढ़ता है और बिना एक पल सोचे वो उस दूसरे एंकलेट को उठा लेता है। लेकिन जैसे ही नॉट उस दूसरे एंकलेट को उठाता है तभी उसी चट्टान के अंदर से वही खौफनाक शैतान बाहर आता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, जो कि था बदला। नॉट पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर वहां से भागने लगता है। बलून और फर्स्ट भी उस शैतान को देखते ही बुरी तरह घबरा गए थे। अब ये तीनों बताते हैं कि उनके पीछे वो शैतान पड़ा हुआ है, और इतना सुनते ही सभी बिना एक पल गवाए वहां से भागने लगते हैं। काफी देर तक लगातार भागने के बाद जब सबकी सांसें फूल जाती हैं, तब वो कुछ देर के लिए रुकते हैं। इसी बीच बलून को अचानक याद आता है कि उनके पास लॉर्ड बुद्ध की एक छोटी मूर्ति भी है, जो कि उन्हें उस शैतान से बचाती आ रही थी। लेकिन अगले ही पल पम को याद आता है कि भागते वक्त शायद वो मूर्ति तो रास्ते में ही कहीं गिर गई। अब उनके पास सिर्फ नाग देवता की मूर्ति बची थी। ये बात सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उनको लगने लगा था कि उनके पास उस शैतान से बचने का कोई भी सहारा नहीं बचा। डर के मारे सब फिर से बिना पीछे देखे रेगिस्तान से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन लगातार भागते भागते कब रात हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। कुछ ही देर के बाद वो सब एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए थे, लेकिन उनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल फिर से वो शैतान उनके सामने आ खड़ा होता है। और शॉकिंगली इस बार तो उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। सबको लगने लगता है कि शायद अब उनका खेल खत्म है। लेकिन तभी किड्डे की नजर दो बड़ी चट्टानों के बीच जलती हुई एक आग पर जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर वहां पर आग जल रही है तो हो सकता है कि वहां पर कोई इंसान भी होगा। बिना देरी किए सब उस चट्टान के अंदर भाग जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि वो शैतान चट्टान के बाहर ही रुक जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर आने से रोक रही हो। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहां पर एक मॉन्क बैठे हुए थे। सब उन्हें अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं और कहते हैं कि एक श्रापित शैतान उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मॉन्क उनको कहता है कि वो लोग इस गुफा में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेते हैं। फिर मॉन्क ऑड को अपने पास बुलाते हैं और वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ऑड के घावों का इलाज करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ऑड के घाव कम होने लगे थे, जो कि किसी सांप के स्केल्स की तरह लग रहे होते हैं, और उसको पहले से काफी बेहतर महसूस होने लगता है। अब ये जो मॉन्क होते हैं वो ऑड से उसका एंकलेट मांगते हैं। जैसे ही वो उस एंकलेट को देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये कोई आम एंकलेट नहीं है, बल्कि पहाड़ के ऊपर बने प्राचीन मंदिर का पवित्र एंकलेट है। ऑड तुरंत ही मॉन्क से उस एंकलेट का राज पूछता है। मॉन्क बताते हैं कि बहुत साल पहले इस पूरे इलाके में एक विशाल नाग का राज हुआ करता था। वो नाग जो था वो गाँव वालों को और मॉन्क्स को बहुत परेशान करता। आखिरकार गाँव वालों ने एक महान और शक्तिशाली मॉन्क को यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उस मॉन्क और नाग के बीच ऐसी भयानक लड़ाई हुई जो कि लगातार 7 दिन और 7 रातों तक चलती रही। आखिर में नाग को अपनी हार माननी पड़ी और उसने मॉन्क के सामने सर झुकाकर वचन दिया था कि आज के बाद वो कभी किसी गांव वाले या फिर किसी मॉन्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपनी गलती का
का प्रायश्चित करने के लिए उस नाग ने पहाड़ की चोटी पर एक भव्य मंदिर बनवाया और उसी मंदिर में मॉन्क बनने वाले हर शिष्य को एक पवित्र एंकलेट दिया जाने लगा, जो कि यही वाले थे। और ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि नाग के दिए हुए वचन और उसकी रक्षा का प्रतीक भी था। मॉन्क अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जो भी नाग होता है, यानी कि जो भी मॉन्क बनने के लिए आता है, उसको ये एंकलेट पहनाने की परंपरा आज भी इस इलाके के हर टेम्पल में निभाई जाती है। ये सुनते ही बलून को एक बात याद आती है। वो तुरंत ही मॉन्क से कहता है कि वो शैतान लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति से डरता है और वो मॉन्क से एक दूसरी मूर्ति मांगते हैं ताकि वो शायद उस शैतान से बच पाए। तब वो मॉन्क उनको बताते हैं कि वो शैतान लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति से नहीं डरता, बल्कि लॉर्ड बुद्ध के ऊपर अपना फन फैलाकर उनकी रक्षा करने वाले नाग से डरता था। और अब उनको समझ आ चुका था कि असली शक्ति लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति में नहीं, बल्कि उस पवित्र नाग की रक्षा में थी। विच एक्सप्लेन्स कि खाली उस मूर्ति के चलते, यानी कि नाग की मूर्ति के चलते वो कैसे बच रहे थे। रात हो चुकी थी और इसलिए सभी उसी गुफा के अंदर चट्टानों के अंदर सो जाते हैं। लेकिन उस रात भी ऑड को चैन की नींद नहीं मिलती। सपने के अंदर वो देखता है कि एक नाग, यानी कि नोवाइस मॉन्क, चुपके से टेम्पल में घुसता है और वही पवित्र एंकलेट चुराकर भागने लगता है। अब तभी अचानक ऑड की आंख खुलती है और उसकी सांसें काफी तेज चल रही होती हैं, कि जैसे ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म की कोई याद हो। सुबह जब सब उठते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस मॉन्क ने रात भर उनकी हेल्प करी थी वो वहां से अब गायब थे। ना उनका कोई सामान था और ना ही उनके रहने का कोई निशानी थी, जैसे कि वो कभी वहां पर आए ही ना हो। अब बिना किसी हेल्प के वो सभी उस प्राचीन टेम्पल की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी देर तक भटकने के बाद बलून और फर्स्ट थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन तभी किड्डे की नजर सामने खड़े एक पुराने गेट पर जाती है। ये वही गेट था जिसकी तस्वीर उसके अंकल के फोन में मिली थी। गेट देखते ही सबको यकीन हो जाता है कि प्राचीन टेम्पल सही है और बिल्कुल रियल है और ज्यादा दूर भी नहीं है। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें कुछ गाँव वाले मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त ऑड को फिर से काले खून की उल्टी होने लगती है। ये देखते ही गांव का एक बुजुर्ग तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है कि ये तो नाग के उस एंकलेट का श्राप है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो लोग ये देखकर एक नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि ये नाग खाम है और बिना देरी किए वो सबको गांव के टेम्पल में ले जाते हैं। यानी कि नाग खाम जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। वहां पहुंचकर सब देखते हैं कि वही रहस्यमय मॉन्क उनका इंतजार कर रहे थे, जैसे कि उन्हें इंतजार हो कि वो लोग वहां पर आएंगे और इनसे वो कल रात गुफा में मिले भी थे। ऑड अपने घाव दिखाते हुए कहता है कि दर्द अब भी कम नहीं हुआ है। तब सभी मिलकर उनसे उस प्राचीन टेम्पल और नाग खाम का सच पूछते हैं। मॉन्क उनको बताना शुरू करते हैं कि बहुत साल पहले पहाड़ की चोटी पर वॉत नाग निमित नाम का एक पवित्र टेम्पल हुआ करता था। उसी टेम्पल में नाग खाम नाम का एक अनाथ लड़का ऑर्डेन होने आया था, यानी कि मॉन्क बनने आया था। वो बचपन से चोर था और गांव वाले और मॉन्क्स उसको हर बार समझाते रहे, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस गंदी आदत को नहीं बदला। अब आखिर में एक दिन उसने एक बड़े मॉन्क से ऑर्डेन्ड होने की विनती करी और मॉन्क उनकी बात मान लेते हैं। मॉन्क ने भी सोचा कि शायद मॉन्क बनने के बाद इस लड़के की जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको मौका दे दिया। लेकिन उसकी असली नीयत कभी मॉन्क बनने की थी ही नहीं और नाग खाम ने उनका भरोसा तोड़ दिया। नाग बनने के बाद भी उसका मकसद सिर्फ एक था, यानी कि नाग के पवित्र एंकलेट को चुराकर भाग जाना। और जैसे ही उसने वो एंकलेट चुराए, उसी पल उसके ऊपर वो नाग का भयानक श्राप लग गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक नाग की तरह बदलने लगा, यानी कि उसके ऊपर स्नेक के स्नेल्स आने लगे थे। मॉन्क ऑड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसी वजह से उसके शरीर में भी यही चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ऑड भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका है, यानी कि वो सांप में ही परिवर्तित हो रहा था। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं और तब नॉट घबराकर मॉन्क से पूछता है कि क्या इस कर्ज को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। तब मॉन्क उन्हें उस एंकलेट पर लिखे हुए शब्द याद दिलवाते हैं। वो कहते हैं कि जवाब किसी और जगह पर नहीं, बल्कि इसी एंकलेट पर लिखा हुआ है। उस प्राचीन वाक्य का मतलब ये था कि जब वो मॉन्क बनेगा, यानी कि ऑड को बचना है, तो उसे हर हाल में ऑर्डेन्ड होकर एक सच्चा मॉन्क बनना पड़ेगा, तभी वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है। क्योंकि नाग ने यहाँ पर वादा करा था कि वो सच्चे मॉन्क को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको सेव करेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था। ऑड जो था वो पूरी तरह से यहाँ पर मॉन्क कभी बना नहीं था और यही रीजन था कि ये शैतान ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर ऑर्डेन्ड हो जाए और इसलिए वो बार बार ऑड को परेशान कर रहा था। इसी वजह से ऑड और नॉट का ऑर्डिनेशन इतने दिनों से रुका हुआ था। ये सब सुनने के बाद मिस्टर तो तुरंत ये कहता है कि अभी इसी वक्त ऑड का ऑर्डिनेशन कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे ही ये मॉन्क बनेगा, इसका श्राप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सीनियर मॉन्क उनकी बात सुनकर उनको एक बात और बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मॉन्क बन जाना इस कर्ज का अंत नहीं है। मॉन्क ऑड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म में उसने नाग खाम के साथ बहुत बुरा किया था और उसके एंकलेट की भी चोरी करी थी। इसी वजह से नाग खाम की आत्मा आज भी ऑड से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी
बात जैसा हम देख भी चुके हैं कि ऑड के मन में भी कहीं ना कहीं उन पवित्र एंकलेट्स को पाने की इच्छा जिंदा थी। हॉस्पिटल के अंदर उसका बिहेवियर काफी ज्यादा वियर्ड सा था। खैर, जब तक उसके मन से ये लालच खत्म नहीं होगा तब तक ना वो सच्चा मॉन्क बनेगा और ना ही इस कर्ज से आजाद हो पाएगा। मॉन्क ऑड को एक उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि नाग के वस्त्र पहनकर दोनों एंकलेट्स को धारण कर टेम्पल के पीछे वाले पवित्र तालाब में जाकर अपने शरीर और मन को शुद्ध कर लो। ऑड बिना किसी सवाल के उनकी बात मान लेता है। जैसे ही वो उस पवित्र तालाब के पानी से अपने शरीर को धोता है, एक चमत्कार सा होने लगता है। उसके शरीर पर बने हुए सारे के सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। काले निशान भी गायब हो जाते हैं, यानी कि वो सांप नहीं बन रहा था। और काफी दिनों बाद पहली बार ऑड को हल्का सा महसूस होता है, लेकिन ऑड जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ऑर्डिनेशन से पहले वो नाग खाम से माफी मांगने का फैसला कर लेता है। सभी लोग उसके साथ उसी पुरानी चट्टान पर पहुंच जाते हैं, ठीक उसी जगह पर जो कि ऑड को बार बार अपने सपनों में दिखती थी। वहां पहुंचकर ऑड अपना रक्षा तावीज भी उतार देता है। फिर बलून, फर्स्ट, नॉट, मिस्टर तो और बाकी सब उनके साथ घुटने पर बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं और दिल से नाग खाम से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वही भयानक शैतान नाग खाम उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वो ऑड की तरफ देखकर कहता है कि इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं होगा। फिर वो सबको उनके पिछले जन्म की रात याद दिलवाता है जब उसने टेम्पल से वो पवित्र एंकलेट चुरा लिए थे। एंकलेट चुराते ही उसके ऊपर नाग का वो कर्स लग गया था और उसका शरीर धीरे धीरे नाग में ही बदलने लगा। मदद की आस लेकर वो उस टेम्पल पहुंचता है जहां पर लोंगटा, ऑड और नॉट मौजूद थे। लोंगटा उसको समझाते हैं कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे ये पवित्र एंकलेट त्यागने होंगे। लेकिन नाग खाम अपने एंकलेट्स के लालच में अंधा हो गया था। वो कहता है कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन ये एंकलेट वो कभी नहीं उतारेगा। लोंगटा फिर भी उसको ठुकराते नहीं है। वो उसको अपने पास रहने की जगह देते हैं, उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उसी रात नाग खाम गहरी नींद में सो रहा था। तब ऑड और नॉट चुपके से उसका एक एंकलेट चुरा लेते हैं। अब अपना एंकलेट वापस लेने के लिए नाग खाम उनके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में बलून और फर्स्ट उसका रास्ता रोक लेते हैं। और वो सिर्फ उसका रास्ता नहीं रोकते बल्कि उसका दूसरा एंकलेट भी छीनने की कोशिश करते हैं। और उसी पल नाग खाम के अंदर का कर्ज पूरी तरह जाग उठता है। उसके शरीर में नाग की शक्तियां आने लगी थी और गुस्से में आकर वो बलून और फर्स्ट को वहीं खत्म कर देता है। अब इस जन्म में भी वो वही बदला पूरा करना चाहता था, लेकिन तभी टेम्पल के वही मॉन्क आ जाते हैं और वो नाग खाम को रोककर उसे उसकी पुरानी बात याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि नाग खाम नाग के पवित्र एंकलेट चुराकर भाग रहा था। तब उसके पीछे खुद वो दिव्य नाग पड़ा हुआ था जिसने कि उस एंकलेट को बनाया था। नाग बस एक ही वार में नाग खाम को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वो मॉन्क बीच में आ गए। उन्होंने नाग से ये कहा कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अब मॉन्क की बात का सम्मान करते हुए नाग ने नाग खाम की जान बख्श दी थी और उसको एक आखिरी मौका दिया था बदलने का। यही वो पल था जहाँ पर नाग खाम अपनी जिंदगी को बदल सकता था। और अगर वो उसी वक्त उस चुराए हुए एंकलेट को वापस कर देता तो ना कोई श्राप लगता और ना ही उसका इतना दर्दनाक अंजाम होता, यानी कि वो मरता भी नहीं। लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। उसने एंकलेट वापस करने के बजाय उन्हें और कसकर पकड़ लिया था और वहां से भाग गया। उसी पल उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और मॉन्क सबको समझाते हैं कि नाग खाम की बर्बादी का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, यानी कि इन सबकी कोई गलती नहीं थी। और तभी अचानक पूरी जगह जोरों से हिलने लगती है, जमीन कांप उठती है और अंधेरे में से वही विशाल दिव्य नाग दोबारा प्रकट होता है। इस बार उसके चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, मॉन्क्स भी उसको बार बार नहीं रोक सकते। अब नाग सीधा ही नाग खाम पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसकी दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नाग खाम के खत्म होते ही सालों पुराना श्राप भी टूट गया था। और उसके बाद मॉन्क ऑड से ये कहते हैं कि जिस तरह उस नाग ने अपनी गलती मानकर भगवान बुद्ध की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही ऑड ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अब उसका मन भी शुद्ध हो गया है और अब ऑड सच्चे दिल से मॉन्क बनने के लिए लायक है। अगले ही दिन ऑड और नॉट दोनों का ही ऑर्डिनेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। दोनों अब फाइनली मॉन्क बन गए थे। इसी खुशी में सभी लोग गांव के मशहूर मेले में पहुंच जाते हैं। काफी दिनों बाद सबके चेहरों पर एक असली मुस्कान थी। ऑड पूरी तरह ठीक हो गया था। बलून और फर्स्ट भी चैन की सांस ले रहे थे और मिस्टर तो के साथ सभी लोग मेले का हर एक पल एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी ओर किड्डे अपने ड्रोन को उड़ाकर पूरे फेस्टिवल और शानदार फायरवर्क्स को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये मूवीज कभी भी खत्म नहीं होती हैं, एंड में कोई ना कोई ट्विस्ट आता है जो कि सेटअप करता है अगले पार्ट के लिए। अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट सा लग रहा होता है, लेकिन तभी ड्रोन के कैमरा में कुछ ऐसा मंजर रिकॉर्ड हो जाता है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नदी के किनारे कुछ लोग एक साथ खड़े हुए थे जैसे कि वो अपनी जान देने वाले हों। तभी तुरंत उनकी तरफ वो दौड़ पड़ते हैं, यानी कि ये सारे दोस्त। लेकिन पास पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वही लोग थे जिनसे वो पहले उस प्राचीन मंदिर में मिले थे। और देखते ही देखते एक एक करके वो लोग हवा में ही घुलने लगते हैं, यानी कि सब खत्म होने लगते हैं। और ये देखकर
देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। यानी कि अगले पार्ट के अंदर इसी राज के बारे में बताया जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा पार्ट 4 के लिए। और बूम, इसी के साथ में पीनाक पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पीनाक पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगले पार्ट के अंदर और भी भयानक कर्स दिखाया गया है, काफी सारी चीजें होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगला पार्ट भी मजेदार लगेगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, अदरवाइज आपको ये वाली मूवी समझ में नहीं आएगी। कैरेक्टर्स काफी यहाँ पर सेम है, तो आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जाकर इंसीडियस पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने दोनों ही पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है और पार्ट 3 और पार्ट 4 आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी कि दोनों ही चैनल्स को, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए